हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो कल अपन ने कृषि जीव विज्ञान में केचुआ स्टार्ट किया था और इसमें हमने देखा था, सबसे पहले देखा था अपने वर्गीकरण और वर्गीकरण पढ़ लिया था अपन ने। उसके बाद में आर्थिक महत्व, तो आर्थिक महत्व में पहले अपन ने लाभ, तो लाभ में पहला था भोजन व प्रलोभक के रूप में। इसमें हमने देखा था कि मछली पकड़ने के लिए केचुए का उपयोग प्रलोभक के रूप में किया जाता है और अनेक प्रकार के जो जैसे मछली है, मेंढक है, पक्षी है, सांप है, छछूंदर है और जो कनखजूरा होता है, ये केचुए को भोजन के रूप में खाते हैं। दूसरा हमने देखा था मृदा सुधारक के रूप में। तो इसमें अपन ने पढ़ा था कि केचुआ मिट्टी के अंदर रहता है और मिट्टी के अंदर बिल बनाता है, जिससे मृदा में वायु संचार और उसकी जलधारण क्षमता में वृद्धि होती है और मृदा भुरभुरी और उपजाऊ हो जाती है। और इसीलिए हम केचुए को क्या कहते हैं? किसान का मित्र भी कहते हैं। जो थर्ड है इसमें वह है जैविक खाद के रूप में। तीसरा जो लाभ है कि हमें केचुए से क्या मिलती है? जैविक खाद मिलती है, जैविक खाद के रूप में। तो देखो इसमें क्या होता है कि केचुआ जमीन के अंदर रहता है और जमीन के अंदर उपस्थित जो सड़ी गली पर्ण वो ह्यूमस को खाता है, अर्थात मृत कार्बनिक पदार्थ, अपरद या डेट्राइट्स को खाता है और इन्हें वो जैविक खाद के रूप में त्यागता है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें केचुआ मृदा के अंदर पाई जाने वाली, मृदा के अंदर पाई जाने वाली सड़ी गली पर्ण वो ह्यूमस को खाता है, ह्यूमस को खाता है। अर्थात इसी को हम क्या बोल सकते हैं? मृत कार्बनिक पदार्थ, अर्थात मृत कार्बनिक पदार्थ अपरद या डेट्राइट्स, अपरद या डेट्राइट्स को खाता है और इन्हें जैविक खाद के रूप में त्यागता है और इन्हें जैविक खाद के रूप में त्यागता है। तो देखो जो केचुआ होता है ये मृदा के अंदर पाई जाने वाली सड़ी गली पर्णों वो ह्यूमस को खाता है, अर्थात ये मृत कार्बनिक पदार्थ अपरद या डेट्राइट्स को खाता है। ठीक है, और इसके बाद इनका पाचन होता है और पाचन होने के बाद इन्हें जैविक खाद के रूप में
त्यागता है। ठीक है। और जो ये मल के रूप में छोटी छोटी गोलियां त्यागता है, इन छोटी छोटी गोलियों को हम कहते हैं कृमि सिप्तियाँ या कृमि काष्ठ। तो लिखते हैं, देखो आगे, जो केंचुआ अपने मल को छोटी छोटी गोलिकाओं के रूप में त्यागता है। छोटी छोटी गोलिकाओं के रूप में त्यागता है। इन्हें कृमि सिप्तियाँ या कृमि कास्टिंग कहते हैं। इन्हें कृमि सिप्तियाँ या कृमि कास्टिंग कहते हैं। और इन कृमि कास्टिंग को एक महत्वपूर्ण जैविक खाद माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें गोबर व कंपोस्ट की तुलना में NPK तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और इसे सर्वश्रेष्ठ जैविक खाद माना जाता है। जैविक खाद माना जाता है क्योंकि इसमें गोबर व कंपोस्ट की तुलना में NPK तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। NPK तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है। तो जैविक खाद के रूप में इसका जो आर्थिक महत्व है उसमें क्या लिखोगे आप कि केंचुआ मृदा के अंदर पाई जाने वाली सड़ी गली पर्णों को ह्यूमस को खाता है। अर्थात हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये मृत कार्बनिक पदार्थ अपरद या डेट्राइट्स को खाता है और इन्हें जैविक खाद के रूप में त्यागता है। ठीक है। और इस प्रकार से बनी हुई जैविक खाद को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है अन्य खादों की अपेक्षा। किसकी अपेक्षा? अन्य खादों जैसे गोबर व कंपोस्ट की अपेक्षा। क्यों? क्योंकि इनमें या इसमें NPK तत्व और खादों की अपेक्षा अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है। अब जैविक खाद बनाने के लिए वर्तमान में डेट्रिटोरस और जियोफेगस केंचुओं का पालन किया जा रहा है। इस चीज़ को भी लिख लेते हैं अपन। वर्तमान में जैविक खाद बनाने के लिए अपरदहारी डेट्रिटिओरस जियोफेगस
केंचुओं का पालन किया जा रहा है। केंचुओं का पालन किया जा रहा है। तो वर्तमान में जैविक खाद बनाने के लिए किनका उपयोग किया जा रहा है? जियोफेगस अपराधारी या डेट्रिटोरस जियोफेगस केंचुओं का पालन किया जा रहा है। और इनसे जो जैविक खाद प्राप्त करने की जो क्रिया है उसको कहते हैं अपन वर्मी कल्चर। इनसे जैविक खाद बनाने की क्रिया वर्मी कल्चर कहलाती है। क्या कहलाती है? वर्मी कल्चर कहलाती है। तो ध्यान रखना क्या होता है वर्मी कल्चर, कि वर्तमान में जैविक खाद बनाने के लिए अपराधारी जियोफेगस केंचुओं का पालन किया जा रहा है। और इनसे जैविक खाद बनाने की जो प्रोसेसिंग है, जो क्रिया है, उसे क्या कहते हैं? हम वर्मी कल्चर कहते हैं। तो ये था केंचुओं से होने वाले लाभ। ठीक है, पहला भोजन व प्रलोभक के रूप में, तो उसमें बताया था अपन ने कि मछली पकड़ने के लिए प्रलोभक के रूप में केंचुओं का उपयोग किया जाता है। दूसरा पढ़ा अपन ने मृदा सुधारक के रूप में। तो मृदा को किस प्रकार सुधारता है केंचुआ, कि केंचुआ मृदा के अंदर बिल बनाता है, जिससे मृदा कैसे हो जाती है? बुरबुरी व उपजाऊ हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है? मृदा के अंदर बिल बनाता है। और बिल बनाने से क्या होता है कि मृदा के अंदर वायु संचार और जलधारण क्षमता दोनों में वृद्धि हो जाती है, जिससे मृदा उपजाऊ और बुरबुरी हो जाती है। ठीक है। तीसरा अपन ने देखा जैविक खाद के रूप में। तो केंचुआ किस प्रकार से जैविक खाद बनाता है? क्योंकि केंचुआ जमीन के अंदर पाई जाने वाली सड़ी गली पर्णों या वनस्पतियों को खाता है। ठीक है, और इन्हें जैविक खाद के रूप में त्यागता है। ठीक है, तो केंचुआ अपने मल को छोटी छोटी गोलियों के रूप में त्यागता है, और इन छोटी छोटी गोलियों को कहते हैं कृमि सिप्तियाँ या कृमि कास्टिंग। और इसे सबसे सर्वश्रेष्ठ जैविक खाद माना जाता है, क्योंकि इसमें जो एनपीके तत्व होते हैं वो गोबर व कंपोस्ट खाद की तुलना में अधिक पाए जाते हैं। इसलिए केंचुए की जो खाद है इसको अन्य खादों की तुलना में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ठीक है, अब देखते हैं हम इसके हानियाँ। तो आर्थिक महत्व में लाभ कंप्लीट हो गए। अब देखेंगे हम हानियाँ। केंचुए के द्वारा होने वाली हानियाँ। हानियों में पहला मृदा कटाव या मृदा अपरदन। देखो, एक केंचुआ मृदा के अंदर रहता, बिल बनाता है, जिसके कारण मृदा कैसे हो जाती है? डीली, बुरबुरी हो जाती है या पोली हो जाती है। और जब बरसात का पानी आता है तो ये मृदा एक स्थान से बहकर दूसरे स्थान पर चली जाती है। इसे हम क्या कहते हैं? मृदा कटाव या मृदा अपरदन
कहते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं अपन केंचुआ भूमि में बिल बनाता है, जिससे मृदा भुरभुरी या इसी को वो ढीली लूज हो जाती है। और बरसात के पानी के साथ एक स्थान से बहकर दूसरे स्थान पर चली जाती है। एक स्थान से बहकर दूसरे स्थान तक चली जाती है। इसे मृदा कटाव कहते हैं। तो ये केंचुए के द्वारा होने वाली पहली हानि होगी मृदा कटाव। क्यों होता है मृदा कटाव? क्योंकि केंचुआ जमीन के अंदर रहता है और जमीन के अंदर रहकर मिट्टी को भुरभुरी, पोली या ढीली बनाता है। ठीक है। और जैसे ही बरसात का पानी आता है, उस बरसात के पानी के साथ मृदा एक स्थान से बहकर दूसरे स्थान पर चली जाती है या मृदा की ऊपरी परत बहकर चली जाती है। इसे क्या कहते हैं अपन? मृदा कटाव या मृदा अपरदन कहते हैं। ठीक है। दूसरी जो हानि होती है पीड़क या नाशक के रूप में। पीड़क या नाशक के रूप में। देखो, पीड़क या नाशक के रूप में किस प्रकार से हानि पहुंचाता है केंचुआ? केंचुआ किसान की अनेक फसलों को हानि पहुंचाता है। इसकी अलग अलग प्रजातियां अलग अलग प्रकार की फसलों को हानि पहुंचाती है। देखो, केंचुआ जमीन के अंदर रहता है तो मुख्य रूप से फसल की जड़ों को हानि पहुंचाता है। किसको हानि पहुंचाता है? जड़ों को। ठीक है। तो केंचुआ किसान की अनेक फसलों को हानि पहुंचाता है। कैसे पहुंचाता है इसको अलग अलग उदाहरणों द्वारा देखेंगे हम। जैसे देखो, केंचुए की दो प्रजातियां, एक तो मालाबारिया पेडुडिकोला, मालाबारिया पेडुडिकोला, और एक है एफेनेस्कस ओरिजिओरस। एफेनेस्कस ओरिजिओरस। तो ये दो प्रजातियां हैं केंचुए की। ये मालाबार क्षेत्र में, मालाबार क्षेत्र में धान या चावल की जड़ों को नुकसान पहुंचाती है।
बी फेरेटिमा इलोंगेटा। फेरेटिमा इलोंगेटा, ये जो केंचुए की प्रजाति है, ये कोयम्बटूर क्षेत्र में वहाँ पर पान की खेती होती है, उस पान की जड़ों को नुकसान पहुँचाती है। कोयम्बटूर तमिलनाडु में, कोयम्बटूर क्षेत्र में पान की जड़ों को नुकसान पहुंचाता है। दूसरा उदाहरण ये हो गया। और थर्ड है, एक आता है पेरियोनिक्स वंश का केंचुआ। पेरियोनिक्स वंश का केंचुआ। ये क्या करता है कि दक्षिण भारत में पाई जाने वाली या दक्षिण भारत में जो अनामलाई की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर इलायची की खेती होती है और उन इलायची की जड़ों को ये नुकसान पहुँचाता है। तो क्या करता है ये, दक्षिण भारत में अनामलाई की पहाड़ियों पर, अनामलाई की पहाड़ियों पर इलायची की जड़ों को नुकसान पहुंचाता है। अनामलाई की पहाड़ियों पर इलायची की जड़ों को नुकसान पहुंचाता है। नुकसान पहुंचाता है। और जो लास्ट आनी है इससे, वो है परजीवियों के संचरण में सहायक। परजीवियों के संचरण में सहायक। देखो, ये परजीवियों के संचरण में मध्यस्थ परपोषी की भूमिका निभाता है। तो किसके रूप में भूमिका निभाता है? मध्यस्थ परपोषी के रूप में। मध्यस्थ परपोषी के रूप में। इसका जो उदाहरण है, सूअर के जो फेफड़े होते हैं उनमें निमेटोड के संचरण में सहायक होता है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, सूअर के फेफड़ों में निमेटोड के संचरण में सहायक। निमेटोड ये सूत्रकृमि होते हैं, बिल्कुल धागे के समान जीव होते हैं। निमेटोड के संचरण में सहायक। ठीक है, तो ये थी केंचुए के द्वारा होने वाली हानियाँ। सबसे पहले हमने देखा मृदा कटाव या मृदा अपर्दन। तो कैसे करता है केंचुआ मृदा कटाव? कि केंचुआ भूमि में बिल बनाता है, जिससे मृदा बुरबुरी और ढीली हो जाती है और बरसात के पानी के साथ एक स्थान से बहकर दूसरे स्थान पर चली जाती है। इसे क्या कहते हैं हम? मृदा कटाव या मृदा अपर्दन।
दूसरा जगह हमने पीड़क या नाशक के रूप में, यानी कि जो केंचुआ होता है किसान की अनेक फसलों को हानि पहुंचाता है। जैसे कि सबसे पहला एग्जाम्पल लिया हमने मालाबारिया पेडुडिकोला और एपेनेस्कस ओरिजिओरस। ये दोनों प्रकार के जो केंचुए हैं ये मालाबार क्षेत्र में चावल या धान की जड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। दूसरा फेरेटिमा इलोंगेटा, ये जो केंचुआ होता है ये कोयम्बटूर क्षेत्र में पान की जड़ों को, वहाँ पर क्या होती है, कोयम्बटूर में पान की खेती होती है और उन पान की जड़ों को नुकसान पहुँचाता है। ठीक है, लास्ट जो वाणी देखी हमने परजीवियों के संचरण में सहायक। ठीक है, यानी कि ये परजीवियों के संचरण में मध्यस्थ परपोषी की भूमिका निभाता है। जैसे कि सूअरों के फेफड़ों में निमेटोड का संचरण करता है। ठीक है, अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे केंचुए की बाह्य संरचना। क्या पढ़ेंगे? केंचुए की बाह्य संरचना। ठीक है, साथ के साथ ही लिख भी लिया करो इन्हें। केंचुए की बाह्य संरचना। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थवर्म। तो देखो, केंचुए की बाह्य संरचना को समझने के लिए सबसे पहले हम दो डायग्राम बनाएंगे। केंचुए में दो सतह होती है, एक तो ऊपरी सतह या पृष्ठीय सतह और एक होती है निचली सतह या अधरीय सतह। ठीक है, तो दोनों सतहों का डायग्राम बनाएंगे। तो ये तो है केंचुए की पृष्ठीय सतह। का चित्र। देखो, इसमें जो केंचुए का जो पहला खंड होता है, केंचुआ आगे से नुकीला होता है और पीछे से गोल होता है।
ठीक है, तो ये इसका पहला खंड है। इस केचुए के जो पहला खंड है इसको कहते हैं अपन परिमुख या पेरिस्टोमियम। पेरिस्टोमियम, और इसके ऊपर जो प्रवर्ध होता है, उभार होता है, इसको बोलते हैं अपन पुरोमुख। पुरोमुख या प्रोस्टोमियम। पुरोमुख या प्रोस्टोमियम। 1 2 3 4। देखो, यहाँ वाला जो क्षेत्र है ये 14वां, 15वां और 16वां खंड, इसको बोलते हैं हम परियाणिका या क्लाइटेलम। परियाणिका या क्लाइटेलम। इसका जो कार्य है कोया या कोकून का निर्माण करना। बाद में सब डिटेल में देखेंगे। कोया या कोकून का निर्माण, ठीक है। और जो ये अंतिम खंड है इसको कहते हैं अपन पाइजीडियम। पाइजीडियम या गुदाखंड, ठीक है। और इसमें क्लाइटेलम के बाद से लेकर के पृष्ठीय सतह पर पृष्ठीय रक्तवाहिनी पाई जाती है। यानी कि जो ये लाइन है कहाँ से शुरू होती है? परियाणिका के अंतिम खंड से, यानी कि 16वें खंड से लेकर अंतिम खंड तक क्या पाई जाती है? पृष्ठीय रक्तवाहिनी। और इसी के आधार पर केंचुए को पहचाना जाता है कि ये केंचुए की पृष्ठीय सतह है। इसको बोलते हैं हम पृष्ठीय रक्तवाहिनी। पृष्ठीय रक्तवाहिनी, ठीक है। अब इधर दूसरा चित्र बनाता हूं मैं केंचुए की निचली सतह का। ये तो होगी पृष्ठीय सतह।
देखो खंडित शरीर होता है इसका। यहाँ खंडों की संख्या लिखूंगा मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। ठीक है, जो पहला खंड होता है इसे कहेंगे हम परिमुख या प्रोस्टोमियम। परिमुख या प्रोस्टोमियम। और इसके ऊपर जो एक त्रिभुजाकार प्रवर्ध है इसको बोलते हैं हम पुरोमुख। पुरोमुख या परिमुख या पेरिस्टोमियम। और इसे बोलेंगे पुरोमुख या प्रोस्टोमियम। ठीक है, अब देखते हैं हम 14वां, 15वां और 16वां खंड। 14वां, 15वां और 16वां खंड ये गहरे रंग के खंड होते हैं और इसको कहते हैं अपन परियाणिका या क्लाइटेलम। परियाणिका या क्लाइटेलम। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर ऊपर चलते हैं। छठा खंड, 7वां खंड, 8वां खंड और 9वां खंड ये यहाँ पर पाए जाते हैं शुक्रग्राही का छिद्र। क्या पाए जाते हैं? शुक्रग्राही का छिद्र या स्पर्मेथिकल छिद्र। इसके बाद में अपन 14वें खंड में पाया जाता है मादा जनन छिद्र। ये जो 14वां खंड दिख रहा है यहाँ पे क्या पाया जाता है? मादा जनन छिद्र। मादा जनन छिद्र। इसके बाद में 18वें खंड पर एक जोड़ी नर जनन छिद्र पाए जाते हैं। कौन से खंड पे? 18वें खंड पर नर जनन छिद्र। ठीक है, इसके बाद में ये 19वां खंड है। 17वें और 19वें खंड में 17वें और 19वें खंड में ये 17वां खंड और ये 19वां खंड।
इन दोनों में पाए जाते हैं नर जनन पेपिला। नर जनन एक एक जोड़ी होते हैं, अर्थात 2 जोड़ी होते हैं, एक तो 17वें खंड पर और एक जोड़ी 17वें खंड पर और एक जोड़ी 19वें खंड पर। और वही ये अंतिम जो खंड है इसको कहेंगे हम पाइजीडियम। पाइजीडियम या गुदाखंड। पाइजीडियम या गुदाखंड। तो ये है केचुए की अधरीय सतह का चित्र। और एक छोटा सा डायग्राम और बनाता हूं मैं। ये पहला खंड, ये पार्श्व सतह का चित्र है। जैसे केंचुए का पहला खंड है जिसे कहते हैं अपन परिमुख या पेरिस्टोमियम। और ये जो आगे निकल रहा है इसे कहते हैं अपन पुरोमुख। पुरोमुख। और यहाँ पर जो होता है पहले खंड की अधरीय सतह पर, अधरीय सतह मतलब निचली सतह पर, ये होता है केंचुए का मुख। तो ये पार्श्व सतह का चित्र है, पार्श्व सतह का चित्र। ठीक है, यानी कि पहले खंड में जो स्पष्ट संरचनाएं दिखाई दे रही है यहाँ पर, निचली सतह पर तो मुख होता है और ऊपरी सतह पर क्या होता है, पुरोमुख। ठीक है, पुरोमुख या प्रोस्टोमियम। अब देखो केंचुए की बाह्य संरचना को समझने के लिए हमें इन तीनों चित्रों की जानकारी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो पृष्ठीय सतह पर देखोगे तुम तो क्या क्या कह सकते हो। सबसे पहले होता है इसमें पहला खंड जिसे हम क्या कहते हैं, परिमुख या पेरिस्टोमियम कहते हैं। और इस परिमुख के ऊपर एक त्रिभुजाकार प्रवर्ध निकला रहता है, इसे हम क्या कहते हैं, पुरोमुख या प्रोस्टोमियम कहते हैं। उसके बाद में आगे चलते हैं हम कि जो इसका 14वां, 15वां, 16वां खंड होता है, ये यहाँ पर इन तीनों खंडों में गहरे रंग का दिखाई देता है। और इस 14वें, 15वें, 16वें खंड वाले क्षेत्र को हम परियाणिका या क्लाइटेलम कहते हैं। इस परियाणिका या क्लाइटेलम का कार्य क्या है, कोया या कोकून का निर्माण करना। ठीक है, उसके बाद में जो केंचुए का अंतिम खंड होता है वो क्या कहलाता है, पाइजीडियम या गुदाखंड। ठीक है, और परियाणिका से लेकर अंतिम खंड तक पृष्ठीय सतह पर क्या फैली होती है, पृष्ठीय रक्तवाहिनी। और इसी पृष्ठीय रक्तवाहिनी की उपस्थिति के आधार पर हम केंचुए की पृष्ठीय और अधरीय सतहों की पहचान कर सकते हैं। ठीक है, इधर देखो नेक्स्ट अधरीय सतह का डायग्राम है, इसमें सब कुछ स्पष्ट है। और इसी डायग्राम को देख के हम एक एक करके 1 बाय 1 केंचुए की बाह्य संरचना को विस्तार से समझेंगे। ठीक है, वही सबसे पहला खंड पुरोमुख, परिमुख या पेरिस्टोमियम, परिमुख या पेरिस्टोमियम। और इसी के जस्ट ऊपर क्या होता है, पुरोमुख या प्रोस्टोमियम। ठीक है, उसके बाद में नीचे चलो, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 6, 7, 8 और 9वें खंड में पाए जाते हैं शुक्रग्राही का छिद्र या स्पर्मेटिकल छिद्र। ठीक है, उसके बाद में 14वां, 15वां, 16वां खंड, 14, 15 और 16वें खंड में पाई जाती है परियाणिका या क्लाइटेलम। ठीक है,
और इसका वही सेम कार्य क्या है, कोया या कोकून का निर्माण करना। ठीक है। अब जो इसमें छिद्र होते हैं, 4 जोड़ी छिद्र दिए हो गए, छठे, 7वें, 8वें, 9वें खंड पर, और इनको बोलते हैं अपन शुक्रग्राही का छिद्र या स्पर्मेटिकल छिद्र। उसके बाद में 14वें खंड में पाया जाता है, ये सब निचली सतह पर पाए जा रहे हैं, अधरीय सतह पर, यानी कि 14वें मादा जनन छिद्र कहाँ पाया जाता है, 14वें खंड की अधरीय सतह पर। उसके बाद में जो नर जनन छिद्र होता है वो होता है 18वें खंड की अधरीय सतह पर, और ये संख्या में 1 जोड़ी होते हैं। उसके बाद में 17वें और 19वें खंड में एक जोड़ी क्या पाए जाते हैं, नर जनन पेपिला। क्या पाए जाते हैं, नर जनन पेपिला। और इनका कार्य क्या है, नर जनन पेपिला का मैथुन क्रिया के समय ये 2 केंचुओं को परस्पर चिपकाने में सहायता करते हैं ताकि उनमें मैथुन क्रिया आसानी से हो सके। ठीक है। तो 14वें खंड में मादा जनन छिद्र पाया जाता है। काम क्या है इसका, इसके द्वारा ही अंडों को त्यागता है। 18वें खंड में नर जनन छिद्र पाया जाता है। काम क्या है इसका, शुक्राणुओं को त्यागना। मादा जनन छिद्र सिंगल होता है और नर जनन छिद्र संख्या में 1 जोड़ी होते हैं। और जो नर जनन पेपिला है ये 17वें और 19वें खंड में एक जोड़ी पाए जाते हैं। ठीक है। और जो लास्ट खंड होता है केंचुए का वो क्या कहलाता है, पाइजीडियम या गुदाखंड कहलाता है। ठीक है। अब इसके बारे में विस्तार से चर्चा अगली क्लास में करेंगे हम। ठीक है। ओके, थैंक्स।